तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ अपने एम्प्लॉय और अपने डायरेक्टर को दिए जाते हैं, काम के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, बेकार के एम्प्लॉय को नहीं दिए जाते। जो एम्प्लॉय कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करता है, अपनी नॉलेज को, अपने नो हाउ को, अपने टैलेंट को अवेलेबल करा के कंपनी को एंटिसिपेटेड बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी खोना नहीं चाहती और ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी शेयर्स को मार्केट वैल्यू से कम पे जारी करती है, जिसको स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। तो सर ये शेयर डिस्काउंट पे है, बेटा बिल्कुल डिस्काउंट पे है, लेकिन ये नॉर्मल डिस्काउंट के शेयर की एक्सेप्शन है। स्वेट इक्विटी शेयर कंडीशंस के तहत जारी किए जा सकते हैं। मीनिंग बता रखा है, स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ अपने डायरेक्टर्स और अपने एम्प्लॉय को ही दिए जा सकते हैं। क्यों दिए जाते हैं? फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंडीशंस फटाफट देख लीजिए बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वेट इक्विटी शेयर आप तभी इशू कर सकते हो जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया हो। सर यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास क्यों किया? बेटा हो सकता है ये सस्ते शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने जानकारों को दे दे, इसलिए यहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। और जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तब तब एजेंडा डिस्कस किया जाएगा, कितने शेयर दे रहे हो, किस मार्केट प्राइस पे दे रहे हो, किसे कैसे इनकी वैल्यू निकाली है, कौन वैल्यूअर था, उसने वैल्यू कैसे निकाली है, वैल्यू का जस्टिफिकेशन क्या है, तमाम चीज़ें मीटिंग के अंदर डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय। किस एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा सकते हैं? एम्प्लॉय टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे एम्प्लॉय हो। तो वर्ड बेटा परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे काम करता हो इंडिया में, चाहे काम करता हो आउटसाइड इंडिया में हो, डायरेक्टर चाहे चाहे होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो। तीसरा, ये एम्प्लॉय और डायरेक्टर जो मैंने ए और बी पॉइंट में बताए, चाहे ये सब्सिडरी कंपनी के हो चाहे होल्डिंग कंपनी के हो, चाहे इंडिया में काम करते हो चाहे आउटसाइड इंडिया में काम करते हो, इन्हीं लोगों को ही स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा सकते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? जब जो एम्प्लॉय है अपना टैलेंट, अपने नो हाउ अवेलेबल कराता है कंपनी को, तो कंपनी को एक्चुअल बेनिफिट मिलता है या बेनिफिट मिलेगा उसको एंटिसिपेटेड बेनिफिट बोलते हैं। एक बार अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया स्वेट इक्विटी शेयर के लिए, तो इसकी वैलिडिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा 1 साल होती है। 1 साल तक आप स्वेट इक्विटी शेयर उसी रेजोल्यूशन से इशू कर सकते हैं, आपको बार बार रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वेट इक्विटी शेयर कितने हो सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू जरूर बनता है बेटा। स्वेट इक्विटी शेयर 1 साल के अंदर 15% और 5 करोड़, देखो बेटा 5 करोड़ और 15% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर, जो भी अमाउंट आएगा उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मोटा मोटा याद रख लो, 1 साल में 15% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल आप जारी नहीं कर सकते, शेयर जारी नहीं कर सकते। दूसरा, टोटल टाइम में एट एनी टाइम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये स्वेट इक्विटी शेयर टोटल शेयर कैपिटल का, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का कभी भी 25% से ज़्यादा किसी भी टाइम पे नहीं हो सकता है। 1 साल में 15% वाली कंडीशन याद रखनी है और लाइफ टाइम में 25% की बात याद रखनी है। लेकिन इसके अंदर भी एक मज़ेदार और अमेंडेड पॉइंट है। जो स्टार्टअप्स होते हैं, इन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जीएसआर की एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसने ये कहा था अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, जिस साल वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 10 साल तक वो स्वेट इक्विटी शेयर 50% तक जारी कर सकती है। मतलब बाकियों के लिए लाइफ टाइम की जो लिमिट 25% है, वो स्टार्टअप के लिए पहले 10 साल तक लिमिट को बढ़ा के 50% कर दिया गया है। ये पॉइंट यहाँ बता रखा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप टू 10% और 10 ईयर और 50%। लॉक इन पीरियड, स्वेट इक्विटी शेयर जिस एम्प्लॉय को दिए जाएंगे वो उन शेयर्स को सेल नहीं कर सकता। कितने साल तक? 3 साल तक उनको सेल नहीं कर सकता। सर स्वेट इक्विटी शेयर कितने सस्ते दिए जाएंगे? ये सारी बात रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताता है। जी सर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही तो उनके एंटिसिपेटेड बेनिफिट निकालता है और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही उसकी वैल्यू बताता है। तो दोनों पॉइंट बेटा ये कवर हो गई। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, स्वेट इक्विटी शेयर कई बार बिल्कुल सर्विसेज के बदले दिए जाते हैं, तो नॉन कैश कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट हम अपने बुक्स में कैसे करेंगे? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो भी ट्रीटमेंट दे रखा होगा उसको हम फॉलो करेंगे। जितने भी स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे वो डायरेक्टर रिपोर्ट्स के अंदर बताए जाएंगे, उनका अलग से एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाएगा। तो ये टॉपिक था आपका स्वेट इक्विटी शेयर का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रेफरेंस शेयर। कैसे इशू करनी है, कैसे रिडेम्पशन करनी है। प्रेफरेंस का मतलब हमें पता है, जिसके पास 2 राइट होते हैं, डिविडेंड पहले पाने का अधिकार और वाइंडिंग अप के टाइम पर रीपेमेंट पहले लेने का अधिकार। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं? प्रेफरेंस शेयर अगर पेमेंट के आधार पर देखें तो कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव होते हैं। अगर कन्वर्टेबल के आधार पर देखें तो बेटा ये नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल होते हैं। और रिडीमेबिलिटी के आधार पर देखें तो इनको रिडीमेबल या इरिडीमेबल बांटा जा सकता है। सर आजकल इरिडीमेबल शेयर जारी होते हैं या रिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर होते हैं? बेटा इरिडीमेबल का कॉन्सेप्ट जा चुका। रिडीमेबल का मतलब होता है एक टाइम के बाद जिससे पैसा ले रखा है, मेच्योरिटी पे इन सबको पैसा वापस देना पड़ेगा।
तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जा सकते। सर कितने साल बाद, क्या टाइम हो सकता है कि उसके बाद पैसा देना ही देना पड़ेगा? बेटा इक्विटी वालों को, इक्विटी शेयर्स को तो देना ही नहीं लाइफ टाइम तक, लेकिन प्रेफरेंस शेयर हमेशा टाइम स्टैम्प के साथ होते हैं। 20 साल मैक्सिमम टाइम होता है, 20 साल के अंदर अंदर आपको ये पैसा वापस दे देना है। हाँ, एक कंडीशन में 20 को बढ़ा के 30 साल तक के प्रेफरेंस शेयर जारी किए जा सकते हैं अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती हो। उसमें भी एक कंडीशन होती है कि 21वें साल से आप 10% को क्या कर देंगे, रिटर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी, एक पॉइंट। दूसरा, टाइम पीरियड विद इन विच, कितने टाइम के अंदर अंदर कंपनी को रिडीम कर देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नॉट लेटर देन 20, मैक्सिमम 20 ईयर होते हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्शन रूल 9 में आगे बता रखी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में 30 साल भी हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर जब भी जारी, इक्विटी जारी करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी प्रेफरेंस शेयर जारी करेंगे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और आप किसी भी तरीके की डिफॉल्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स इन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, और जब अगर ये हाँ भरेंगे तो ही प्रेफरेंस शेयर्स को लॉन्च किया जाएगा। एक्सेप्शन दे रखी, किस केस में 20 से ज्यादा जारी हो सकता है, आपको मैंने बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में आपको 30 साल मिल जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को कल को रिडीम किया जाएगा तो प्रॉफिट से ही रिडीम करना है, और किसी चीज से रिडीम नहीं किया जा सकता, या फ्रेश इशू करके भी रिडीम किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश इशू के टाइम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिडम्पशन का ही ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फुल्ली पेड शेयर को रिडीम किया जाएगा, पार्टली पेड शेयर अगर है तो उसको पहले फुल्ली पेड बनाया जाएगा, उसके बाद इसको क्या किया जाएगा बेटा, रिडीम किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीआरआर में कितना पैसा डाला जाएगा? जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, मान लो 20 रुपए का शेयर्स है और 24 रुपए में रिडीम कर दिया आपने, 4 रुपए प्रीमियम देकर रिडीम कर दिया, तो सीआरआर में कितना पैसा डाला जाएगा? सीआरआर होता है बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, उतना ही पैसा सीआरआर में डालना है, उससे ज्यादा पैसा आपको सीआरआर में नहीं डालना। तो ध्यान रखना कि जब जब भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा तो जितना प्रेफरेंस शेयर्स की नॉर्मल वैल्यू हो उतना अमाउंट आपको यूं का यूं उठा के सीआरआर अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा। सर कल को इस सीआरआर अकाउंट का हम क्या करेंगे बेटा? इस सीआरआर अकाउंट से कल को बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। कौन से शेयर इशू किए जाते हैं? बोनस शेयर। ओके सर। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी में ये एग्जांपल वही दे रखा बेटा जो मैंने जस्ट आपको बताया। 20 रुपए का अगर शेयर और 24 रुपए में रिडीम कर दिया तो बाकी के जो 4 रुपए जो हैं वो सीआरआर में डालने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को काट दो, ये पॉइंट किसी काम का नहीं है। इश्यू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ ए कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी टाइप टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कंपनी है, एक सेकेंड, ये कंपनी है, इसने इन लोगों को प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे। कितने साल के लिए किए थे? 10 साल के लिए किए थे। कितने के किए थे? 5 करोड़ रुपए के किए थे। ना कंपनी ने 10 साल पूरे हो गए, ना कंपनी ने डिविडेंड दिया, ना कंपनी पैसा देने की सिचुएशन में, कंपनी की हालत खराब है। ये टोटल पैसा आप डिविडेंड के साथ मिला के हो चुका है 5 करोड़ और 50 लाख। अभी टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो चुका है? 5 करोड़ 50 लाख हो चुका है। कंपनी के पास देने की पोजीशन नहीं है, तो कंपनी के पास भी एक ऑप्शन है, 5 करोड़ 50 लाख रुपए के नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी, न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी। इन्हीं लोगों को जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, पुराने रिडीम मान लिए जाएंगे, नए जारी कर दिए जाएंगे और नई टाइम स्टैम्प के साथ जारी हो जाएंगे। सर ऐसा करना मुश्किल है, आसान है? बहुत मुश्किल है बेटा। जब पुराने टाइम में आप अगर पैसे नहीं दे पाए तो आपको नया टाइम कौन देगा? इसका मतलब हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पुराने शेयर्स को रिडीम करने की पोजीशन में नहीं हो तो आप उन्हीं शेयर को डिलीट करके नए शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले तो कंसेंट लेनी पड़ेगी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा लो भाजी। लो के अंदर कंसेंट बहुत जरूरी होती है। कंसेंट कितनी लेनी पड़ेगी? 3/4 कम से कम कंसेंट लेनी पड़ेगी। साथ के साथ बीच में एंड लगा हुआ है और आपको लेनी पड़ेगी अप्रूवल। अप्रूवल भला किसकी? ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर ट्राइब्यूनल अप्रूव कर देती है और शेयर होल्डर्स आपके वो भी हाँ कर देते हैं तो आप पुराने शेयर्स को रिडीम मानते हुए उतनी वैल्यू के, आउटस्टैंडिंग वैल्यू के नए प्रेफरेंस शेयर क्या कर दोगे? जारी कर दोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोलते हैं, जो किसी भी कीमत पे नहीं मानते। ऐसे लोगों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी पैसा देके विदा कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। 3/4 की कंसेंट का पॉइंट मैंने बता दिया। ट्राइब्यूनल से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बीच में एंड लगा हुआ है, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसी चीज को डायग्राम में इंस्टीट्यूट ने बता रखा है। अनेबल, आपकी पोजीशन यहाँ पर अनेबल हो, आप असमर्थ हो रिडीम करने में, तो 3/4 मेजोरिटी कंसेंट ले लो, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल ले लो, उतनी आउटस्टैंडिंग वैल्यू के फर्दर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। जो लोग नहीं मान रहे उनको 4th विद तुरंत क्या कर दो? पेमेंट कर दो। जी सर। नेक्स्ट टॉपिक आया ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का। इस टॉपिक को भी फटाफट आप समझ लेते हैं।
ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना बेटा। क्या हो गया, एक वर्ड है ट्रांसफर और एक वर्ड है ट्रांसमिशन। ट्रांसफर हम करते हैं अपनी मर्जी से। ट्रांसफर मींस मैं मेरे शेयर्स सुमित को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो जिसने ट्रांसफर किए हैं, वेद ने अपने शेयर्स खुशबू को बेच दिए, सुमित को बेच दिए, नेहा को भी, वेद ने अपने शेयर्स नेहा को सेल कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, तो वेद कहलाएगा ट्रांसफरर और नेहा कहलाएगी ट्रांसफ्री। लेकिन ये शेयर्स पे जो शेयर सर्टिफिकेट था उसके ऊपर तो वेद का नाम है, तो उस शेयर सर्टिफिकेट को नेहा लेके घूमती रही, लेकिन उस शेयर सर्टिफिकेट चिल्लाएगा मैं वेद का हूं, मैं वेद का हूं, मैं वेद का हूं। सर इसका मतलब नए शेयर सर्टिफिकेट पे नेहा का नाम कैसे आएगा? एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बेटा? ट्रांसफर डीड। इस ट्रांसफर डीड को लॉ की लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ये ट्रांसफर डीड ही होती है, बस फैंसी नाम रख रखा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर डीड बनाऊंगा मैं, उसमें लिखूंगा मैं वेद सोनी पूरे होशो वास में मेरे शेयर्स नेहा को बेचना चाहता हूं। मेरे भी साइन होंगे, ट्रांसफर भी साइन करेगा, जिसको शेयर मिल रहे हैं ट्रांसफरी भी साइन करेगा, और ये ट्रांसफर डीड जाके कंपनी के पास जमा हो जाएगी। कंपनी क्या करेगी फिर? अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर खोलेगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर खोलेगी, उसमें से नाम चेक करेगी, जहां वेद का नाम होगा वेद का नाम काट देगी और नेहा का नाम चढ़ा देगी। अच्छा सर, पुराने टाइम में शेयर्स ऐसे ट्रांसफर होते थे। ये बात मैं तब की बता रहा हूँ बेटा जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे, जो आजकल प्राइवेट कंपनीज के होते हैं, पब्लिक के नहीं होते। लेकिन अगर आपके फॉर्म डीमेट में है तो आप एक दिन में 1000 बार बेच सकते हो और 1000 बार खरीद सकते हो। डीमेट फॉर्म में कहीं भी शेयर सर्टिफिकेट का इशू नहीं होता, ना ट्रांसफर डीड बनती है, ना साइन होते हैं, कुछ भी ऐसा पंगा नहीं होता। तो ट्रांसफर डीड की बात थी, जब अगर मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं तो मुझे ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, उस पर मेरे साइन होंगे, फिर सामने वाले के साइन होंगे, मेरा नाम कट जाएगा और नया शेयर सर्टिफिकेट नए वाले बंदे के नाम आ जाएगा। ये तो कब कौन सा केस समझाया मैंने? ट्रांसफर का, जहां मैंने अपने शेयर्स अपनी इच्छा अनुसार बेचे। लेकिन एक वर्ड है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के अंदर खास बात, यहां पे ट्रांसफर डीड नहीं बनती। ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे ट्रांसफर डीड नहीं बनती। सर फिर शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं? बेटा ये बंदा है, हंसता खेलता बंदा है, इसके पास रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000 रिलायंस कंपनी के शेयर थे। इसकी डेथ हो गई, अचानक ही प्रभु को प्यारा हो गया, डेथ हो गई, तो इसके शेयर्स इसके लीगल हायर्स को, लीगल एयर्स को चले जाएंगे या इसके नॉमिनी को चले जाएंगे। अब बताइए, इसने ये शेयर ट्रांसफर किए या अपने आप ही भगवान की मर्जी से ट्रांसफर हो गए? तो ट्रांसमिशन कभी भी हमारी मर्जी से नहीं होता है, भगवान की मर्जी से होता है। मतलब यहां भी शेयर सब मेरे ना रह के, जिसकी डेथ हुई थी उसके ना रह के उसके बेटों के पास, उसकी बेटी के पास, उसके लीगल एयर्स के पास चले गए। दूसरा केस, मेरे पास शेयर्स थे और अचानक से मेरी सिचुएशन खराब हुई और कोर्ट ने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके शेयर्स भी उसके पास ना रह के किसी और के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसका नाम होता है ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर। इस केस में भी मैंने मेरी मर्जी से थोड़ी ट्रांसफर करें, परमात्मा की मर्जी थी, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, शेयर क्या हो गए? ट्रांसफर। तीसरा, ये बंदा है अचानक से ल्यूनेटिक हो गया, पागल हो गया, ये जो भी पास आता है काट के खा लेता है, अभी बंदा पागल हो गया। इसके शेयर्स भी कोर्ट जो भी इस बंदे का एडमिनिस्ट्रेटर लगाएगी, क्या लगाएगी? एडमिनिस्ट्रेटर, उस बंदे को क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर। इन तीनों केस में, डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में और ल्यूनेटिक के केस में, एक खास बात क्या थी कि हमने शेयर्स मर्जी से ट्रांसफर नहीं किए, अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा क्या फर्क है ट्रांसफर में और ट्रांसमिशन में? दूसरा फर्क ये है सर, यहाँ पे ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों साइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसफर जो जिसने बंदे ने किया है वो या तो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो पागल हो गया है, उसकी डेथ हो गई, तो साइन करने की पोजीशन में ही नहीं होता। तीसरा, जब भी ट्रांसफर करेंगे हमेशा पैसे लेके ट्रांसफर करते हैं जब नॉर्मली शेयर बेचते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन में कभी भी पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो थोड़ा सा फर्क था। लेकिन ध्यान दें, चाहे हो ट्रांसफर, चाहे हमने अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया हो, चाहे ट्रांसमिशन भगवान की मर्जी से हुआ हो, भगवान की मर्जी से, बंदा तो बदल गया ना, तो अब शेयर्स किसी और के नाम के हो जाएंगे। तो अब क्या करेगी? जिसके भी नए नाम, मान लो ट्रांसफरी के नए नाम, नेहा कंपनी के पास जाएगी, ट्रांसफर डीड दिखाएगी, या मेरी डेथ होगी तो मेरे बच्चे कंपनी के पास जाएंगे, इंटीमेट करेंगे जी हमारे पापा भी यहाँ पे नहीं रहे हैं, वो शेयर्स हमारे नाम कर दीजिएगा। ये था बेटा ट्रांसफर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सर अगर शेयर्स फुल्ली पेड हैं तो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए कंपनी को पे आउट हो रखे हैं, कंपनी को कोई लेना नहीं देना, कोई नाम बदलता रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर शेयर्स पार्टली पेड हैं, कौन से बेटा?
अगर शेयर पार्टली पेड है, 10 रुपए का शेयर था, मान लो मैंने ले रखा 6 रुपए कंपनी को पे कर रखे हैं, 4 रुपए अभी कंपनी ने मंगवाए नहीं है, तो 4 रुपए की मेरी लाइबिलिटी है। और मैंने ये वाला शेयर अगर नेहा को बेच दिया, नेहा को बेच दिया, तो आपको पता है ये 4 रुपए आगे कौन पे करेगा? नेहा पे करेगी। ओ माय गॉड, इसका मतलब अब की बार जो शेयर बेचे हैं वो लाइबिलिटी के साथ जा रहे हैं। तो जब जब पार्टली पेड शेयर्स क्वेश्चन में बेचा जाए, आपको अलर्ट रहना है। ऐसे केस में कंपनी नए मालिक का तुरंत से रजिस्ट्रेशन नहीं करती है। कंपनी नेहा से पूछेगी, नेहा आप पार्टली पेड पीपी शेयर ले रहे हो, पार्टली पेड शेयर ले रहे हो, इन शेयर्स पे 6 रुपए वेद सोनी सर ने दे रखे, 4 रुपए पेंडिंग है, अगर ये शेयर्स आपके नाम हो गए तो 4 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब दो ऑप्शन, या तो नेहा ऑब्जेक्शन लगाएगी कि मेरे को इसका बात का नहीं पता था, या नेहा हाँ भरेगी। नेहा बोलेगी हाँ हाँ मुझे इस बात का पता है, सर ने बता दिया था, तो शेयर नेहा के नाम हो जाएंगी। और नेहा ने अगर 2 वीक का टाइम होता है, 2 वीक के अंदर अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं मेरे को इस बात का नहीं पता था, तो ये शेयर्स नेहा के नाम नहीं होंगे, वेद सोनी के नाम ही पड़े रहेंगे। तो मैंने आपको ट्रांसफर भी सिखाया है और ट्रांसमिशन भी सिखा दिया। वेरी गुड, एक सेकेंड एसी ऑन कर लूँ। चलिएगा, ठीक है सर। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर डीड है, वो हमेशा आपको बता रखा है प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, डेटेड होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। ट्रांसफर भी साइन करेगा, ट्रांसफरी भी साइन करेगा, और ट्रांसफरी के नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन कंपनी को बताए जाएंगे। सर ट्रांसफरी के क्यों बताए? बेटा ट्रांसफर की डिटेल तो ऑलरेडी कंपनी के पास है। जिस दिन ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट की जाती है उसके 60 दिन के अंदर अंदर हमें कंपनी को दे देनी होती है। अगर 60 दिन के आप बाद देंगे तो कंपनी आपसे इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, लेट फीस लेके ही आपको रजिस्टर करेगी। ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। हाँ, ट्रांसफर डीड का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड के लिए नहीं होता, वो बॉन्ड वैसे ही ट्रांसफरेबल होते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर डीड बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक सर, ट्रांसफर हो जाए पहला केस 56 सबसेक्शन 1 बोलता है ट्रांसफर के बारे में, 56 सबसेक्शन 2 बोलता है ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन में हम कंपनी को इंटीमेशन देते हैं। कंपनी थोड़ी ना घर घर आके पूछती है कौन बंदा मर गया, कौन बंदा मर गया। जिस घर का बंदा चला जाता है, जो किसी कंपनी का शेयर होल्डर था, तो उसके लीगल एयर्स कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं फलाना फलाना नहीं रहा, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, वो शेयर्स हमारे नाम कर दीजिएगा, तो भी शेयर ट्रांसफर होते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तीसरा, पार्टली पेड शेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं और कैसे ऑब्जेक्शन दिया जाता है, किसको नोटिस दिया जाता है, तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जो भी केस हो, जो भी नया बंदा होगा, कंपनी को नया शेयर सर्टिफिकेट जारी करने का टाइम दे रखा है, इतने टाइम के अंदर अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देना है। अगर कंपनी ताजी इनकॉर्पोरेट हुई और मेमोरेंडम पे जिन बंदों ने साइन किए थे, जो सब्सक्राइबर होते हैं, उन्होंने अगर शेयर ले रखा है, तो 2 महीने के अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। नॉर्मली अलॉटमेंट की बात है तो भी 2 मंथ का टाइम होता है, डेट ऑफ अलॉटमेंट के 2 मंथ के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर अगर शेयर बेचे गए हैं, ट्रांसमिशन भगवान की मर्जी से ट्रांसफर हुआ है, तो 1 मंथ जिस दिन आपने इंटीमेशन दी थी या जिस दिन ट्रांसफर डीड बनाई थी, उसके 30 दिन के अंदर नया शेयर सर्टिफिकेट जारी हो जाना चाहिए। और डिवेंचर का केस है तो बेटा याद रखना, 6 महीने के अंदर आपको शेयर डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, सर जो डिजीज्ड पर्सन, जिस बंदे की डेथ हो चुकी है, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, क्या वो भी शेयर्स को सेल कर सकते हैं? बिल्कुल सेल कर सकते हैं। उनके पास एक सक्सेसर सर्टिफिकेट होता है कि हाँ वो उसके उत्तराधिकारी हैं, तो वो भी उन शेयर्स को आसानी से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है डैनियल का। इसके पापा थे लेट फादर अलेक्जेंडर, उनकी डेथ हो गई थी, तो रिचा वो शेयर्स को आसानी से सेल कर सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या सर इस केस में रिचा जब शेयर सेल करेगी तो क्या ट्रांसफर डीड बनेगी पापा वाले शेयर्स के लिए? नहीं, वो ट्रांसमिशन का केस था, इसलिए ट्रांसफर डीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसमिशन के 3 ही केस होते हैं जो मैंने आपको बता दिया नोट्स के अंदर। डेथ का केस होता है, इंसॉल्वेंसी का केस होता है, और लिवनेसी पागलपन का केस होता है। डेथ के केस में शेयर्स जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, इंसॉल्वेंसी के केस में जाते हैं ऑफिशियल रिसीवर के पास, और लिवनेसी पागलपन के अंदर जाते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास। ओके सर, अब नेक्स्ट टॉपिक है फोर्ज्ड ट्रांसफर। क्या होता है फोर्ज्ड ट्रांसफर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडी भी इसके अंदर आती है, इसको फटाफट हम देख लेते हैं। फोर्ज्ड ट्रांसफर क्या होता है? चलिए जी, टॉपिक का नाम है फोर्ज्ड ट्रांसफर। इसको बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको सिखा देता हूं अच्छे से। मैं वेद सोनी, मेरे शेयर, वेद सोनी अपने शेयर बेचना चाहता है नेहा को, तो वेद सोनी का क्या नाम क्या रखा जाएगा? ट्रांसफरर। जिसको शेयर बेच रहे हैं उसका नाम क्या रखा जाएगा? ट्रांसफ्री। और बेचने के लिए जो डीड बनाई जाएगी उसका क्या नाम है बेटा? ट्रांसफर डीड। सर मजा आ गया आज तो। ओके बेटा, यहां पे ट्रांसफर भी ट्रांसफर डीड पे साइन करेगा, ट्रांसफर भी साइन करेगा।
अगर ट्रांसफर के साइन यहाँ पे फोर्स्ड हैं, गलत हैं, चाहे वो साइन झूठे इसने कहीं किए हों या ट्रांसफरी ने शेयर जबरदस्ती अपने नाम लेने के लिए ट्रांसफरी ने साइन कर दिए हों या ट्रांसफर ने अपनी मर्जी से साइन झूठे कर दिए हों, अगर यहाँ पे ट्रांसफर के साइन गलत हैं, वेद सोनी ने जानबूझ के अपने साइन नहीं किए, नेहा से पैसे ले लिए और शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर डीड दे दी। अब ट्रांसफर डीड लेके नेहा कंपनी के पास चली गई। ये वो वाली ट्रांसफर डीड है, ध्यान रखना, जिसके ऊपर वेद के साइन नकली हैं, वेद के साइन झूठे हैं, झूठे। ये ट्रांसफर डीड कंपनी के पास लेके नेहा चलेगी कि जी वेद का नाम काट दो और मेरा नाम चढ़ा दो। कंपनी को भी इस फोर्जरी का पता नहीं लगा, उन्होंने वेद का नाम काट के और नया नाम नेहा का नाम चढ़ा दिया, नेहा का नाम चढ़ा दिया। सर अब क्या होगा? अगर वेद कंपनी को फोन करता है कि जो ट्रांसफर डीड आपके पास आई है उस पर मेरे साइन तो नकली हैं, आपने मेरे शेयर्स किसी और के नाम कर कैसे दिए? सीधा सीधा सिस्टम है, 2 + 2 4। अगर ट्रांसफर डीड पे साइन गलत है तो ट्रांसफर डीड इनवैलिड है, और ट्रांसफर डीड इनवैलिड है तो शेयर ट्रांसफर ही नहीं हुए, और शेयर ट्रांसफर ही नहीं हुए तो उसका मालिक कौन? वेद सोनी। कंपनी कहती है जी सर, वेद का नाम वापस चढ़ेगा और नेहा का नाम यहां से काट दिया जाएगा। सर देखा जाए तो नेहा पैसे भी दे चुकी है, उसके बावजूद नेहा को शेयर नहीं मिले और नेहा का नाम कट चुका है। लोग के अंदर सीधा मार्मिक और दया नहीं होती, सीधा सिस्टम होता है कि अगर ट्रांसफर डीड पे ट्रांसफर के साइन गलत हैं तो ट्रांसफर ही ओरिजिनल ओनर रहेगा, दूसरा ट्रांसफरी ओनर नहीं बन सकता। सर एक चीज बताओ, केस को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। नेहा ने अगर ये शेयर्स रिचा को बेच दिए, नेहा अगर ये शेयर्स रिचा को बेच चुकी है, ये वही वाले शेयर्स जो पहले वेद सोनी के थे वो नेहा के नाम हुए, और नेहा ने वो शेयर्स आगे किसको बेच दिए? रिचा को बेच दिए। अब मान लो वेद सोनी कंपनी के पास फोन करता है कि कंपनी जी जो ट्रांसफर डीड आपके पास आई थी उस पर मेरे साइन तो गलत हैं, अब वेद का नाम चढ़ेगा। सर नाम किसका चढ़ा वहां पे? रिचा। रिचा वो है जिसको इस पुरानी चीजों का बारे में बिल्कुल नहीं पता। रिचा वो है जो फर्स्ट टाइम कंपनी से मिली है। रिचा वो है जिसको कंपनी ने नया सर्टिफिकेट जारी किया है। अब कंपनी फंस गई। वेद कह रहा है मेरा नाम चढ़ना चाहिए, रिचा कहती मुझे पुरानी बातों का नहीं पता, मेरा नाम भी चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बीच में ट्रांसफर डीड बनी है, जो नेहा और रिचा के बीच में ट्रांसफर डीड बनी है, उसमें तो कहीं वेद सोनी के साइन का जिक्र ही नहीं है, और अगर इसमें वेद सोनी के साइन है ही नहीं तो ये ट्रांसफर डीड तो वैलिड है, और इस ट्रांसफर डीड से मैं शेयर होल्डर बनी हूं, इसलिए मेरा नाम नहीं कटना चाहिए। तो कंपनी फंस के खड़ी होगी। लास्टली कंक्लूजन क्या आता है? वेद ही ओरिजिनल शेयर होल्डर रहेगा, वेद ओरिजिनल शेयर होल्डर रहेगा, रिचा का नाम कटेगा, रिचा को जो भी दिक्कतें हुई हैं कंपनी कंपनसेट करेगी, कंपनी कंपनसेट कर देगी, क्षतिपूर्ति कर देगी, तो कंपनी रिचा को खुश कर देगी। लेकिन नेहा का क्या हुआ? जो भी क्षतिपूर्ति कंपनी रिचा को करेगी नेहा से रिकवर कर लेगी। सर एक चीज बताइए, नेहा को तो लगातार जूते लग रहे हैं। पहले तो वेद सोनी ने नेहा से पैसे ले लिए, वेद सोनी ने नेहा से पैसे ले लिए, नेहा को शेयर नहीं मिले, और फिर नेहा ने रिचा को दे दिए। अब रिचा का नाम भी कट गया तो रिचा को तो कंपनसेट कर दिया गया, नेहा के पास कोई भी रास्ता नहीं है। ओके सर, इसको बोलते हैं बेटा फोर्स्ड ट्रांसफर। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। कंक्लूड कर देता हूं, जब जब ट्रांसफर डीड पे ट्रांसफरर के साइन इनवैलिड होते हैं 100% ट्रांसफरर का नाम ही वापस चढ़ेगा, जो भी नया बंदा होगा उसका नाम कट जाएगा। या तो जिसको वेद ने शेयर दिए थे, जैसे नेहा को, नेहा के पास ही शेयर है तो नेहा का नाम कट जाएगा, वेद का नाम चढ़ जाएगा। लेकिन नेहा भी अगर आगे किसी को शेयर बेच चुकी है, जैसे हमारे केस में रिचा को बेचे थे, तो रिचा का नाम भी कटेगा, लेकिन रिचा को कंपनी कंपनसेट करेगी, और कंपनसेट का जो अमाउंट होगा नेहा से ले लिया जाएगा। सर नेहा क्या करेगी? नेहा अदर लॉज के अंदर जाके वेद सोनी के ऊपर केस कर सकती है, 420 का केस डाल सकती है। ओके सर, तो ये आपका फोर्स ट्रांसफर का कंप्लीट केस था। यहां लिख रखा है फोर्स ट्रांसफर न्यूलिटी होता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर डीड के अंदर फोर्ज सिग्नेचर होते हैं, भला किसके? ट्रांसफर के साइन होते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? द आंसर इज नो, वो ट्रांसफर नहीं होगा। एट द सेम टाइम ट्रांसफर ही मतलब वेद सोनी हु इज द रियल ओनर कंटिन्यू टू द शेयर होल्डर, अकॉर्डिंगली द कंपनी कैन फोर्स बाय, कंपनी को फोर्स भी करेगा टू डिलीट द नेम ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का नाम डिलीट करो एंड रिस्टोर हिज नेम, वापस मेरा नाम चढ़ा दो। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक है पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन ऑफ शेयर होल्डर। सर पर्सनेशन क्या होता है? किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना। अगर कोई बंदा रियल में शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन किसी के शेयर वारंट का, कूपन का जबरदस्त से, डिसीटफुली, धोखाधड़ी की भावना से अपने आप को ओनर दिखा के कुछ फायदा लेने के प्रयास में है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसको भी पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा 58, और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल लो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है।
ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के केस में आपको पता है कि ओनर चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब ओनर चेंज हो जाएंगे तो कंपनी ही तो रजिस्टर करके नया शेयर सर्टिफिकेट जारी करती है। लेकिन अगर कंपनी आपकी इस ट्रांसफर को या आपकी इस ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से मना कर दे, कहती जा, जैसे मैंने वेद सोनी ने अपने शेयर्स नेहा को बेचे, नेहा ट्रांसफर डीड लेके कंपनी के पास गई, कंपनी जी मैंने वेद सोनी सर से शेयर ले लिए, मेरा नाम चढ़ा दो। कंपनी कहती भाग यहां से, भाग। अब नेहा ऑटो लेके वापस अगर आ गई है तो नेहा अब कहाँ जाए? वेद सोनी तो पैसे लेके जा चुका, नेहा के बेचारी का नाम अब कंपनी में नहीं चढ़ रहा, तो नेहा कहाँ जाएगी? इसका मतलब इसके लिए भी लॉ में प्रोविजन बनाया गया है, जब जब कंपनी किसी के शेयर्स रजिस्टर करने से मना करती है तो वो बंदा भी अपील में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो प्रोसीजर क्या है जरा देखिएगा। जब कंपनी को किसी को मना करना होता है किसी सफिशिएंट कारण की वजह से कि हम आपके शेयर रजिस्टर नहीं कर रहे, तो कंपनी सीधा सीधा उसको क्या देगी? नोटिस देगी, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, कि हम आपके शेयर रजिस्टर नहीं कर रहे। देन द कंपनी शैल सेंड ए नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, दोनों को नोटिस दिया जाता है। और 30 दिन के अंदर, ध्यान रखिएगा बेटा एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रांसफर डीड जिस दिन जमा करवाई थी उसके 30 दिन के अंदर या तो कंपनी शेयर रजिस्टर्ड कर लेती है, और नहीं करती है तो विद इन 30 डेज आपको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेज दिया जाएगा। मना आपको पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। हालांकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन कोई सफिशिएंट कोज होगा तो पब्लिक कंपनी भी आपको शेयर रजिस्टर करने से मना कर सकती है। सर मना कर दिया उन्होंने, अब हम क्या करें? बेटा आप अपील में जाओगे, आप अपील टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल। कंपनी ने मना किया, आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप कोर्ट में जाके शेयर्स अपने नाम रजिस्टर कराओगे अगर आप जेन्युइन पर्सन है तो। सर कितने दिन के अंदर कोर्ट जाना है? अब देखा जाएगा आपको पब्लिक कंपनी ने मना किया है या प्राइवेट कंपनी ने मना किया है। सर बाद में वो शेयर्स हमारे नाम होंगे या नहीं होंगे, वो फाइनल डिसीजन आएगा, वो ट्राइब्यूनल का आएगा। जो भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा, कोर्ट भी बोल देती है इनके शेयर्स रजिस्टर किए जाएं, तो कंपनी को 10 दिन के अंदर आदेश मानना पड़ेगा और नए बंदे के नाम शेयर रजिस्टर करने पड़ेंगे। इस चीज को बता रखा है। या तो रिफ्यूजल मना आपको किया है वो प्राइवेट कंपनी ने मना किया है या पब्लिक कंपनी ने मना किया है। प्राइवेट कंपनी ने अगर मना किया तो उसने आपको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजा होगा, उसके साथ रीजंस भी बताए होंगे आपको क्यों मना किया है। या तो आप इन रीजन से सेटिस्फाइड होगे या आप रीजन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आप अपील टू ट्राइब्यूनल कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जाएंगे आप या तो 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर। सर 30 और 60 दिन का क्या मतलब है? अगर आपके पास नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया है तो आप 30 दिन के अंदर कोर्ट में जा सकते हो, और अगर आपके पास नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया है तो जिस दिन आपने ट्रांसफर डीड जमा कराई थी उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में जा सकते हो। ये जो 30 और 60 है, ये पब्लिक कंपनी के केस में 60 और 90 हो जाता है। अब मामला दोनों कंपनियों का, किसी भी कंपनी का कहां चला गया? कोर्ट में। ट्राइब्यूनल विद, या तो ट्राइब्यूनल आपकी अपील को डिसमिस कर देगी, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर शेयर्स आपके नाम रजिस्टर्ड करवा के पुराने रजिस्टर को अमेंड करा देगी। ओके सर, तो यहां तक का टॉपिक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम बचा हुआ जो अपना चैप्टर 4 है उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं।